रात का ये प्रहर और समय का प्रवाह, शहर की नब्ज में तकनीक का सार। जुड़ते हैं क्षितिज इंफॉर्मेटिका लाइगमेंट फोरम में, जहां जंकरी का ताना बाना गढ़ाता है कल का आकार। ये द फ्लो ऑफ टाइम, बदलाव की पुकार, हर पल एक नई दिशा, एक नया विस्तार। समय का प्रवाह जारी रहेगा। एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है जिस पर आज हम इस गहन चर्चा में गौर करने वाले हैं। अच्छा, तो आज का विषय क्या है? मतलब सोचिए, एक 5 साल का बच्चा है जिसे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है। और वो किसी नए देश में जाता है। बिल्कुल, हाँ। और बिना किसी डिक्शनरी के 6 महीने के भीतर वहाँ की भाषा एकदम धारा प्रवाह बोलने लगता है। मतलब वो अपने आसपास की हर जानकारी को ना किसी सुपर स्पंज की तरह सोख लेता है। सही बात है, ये बहुत ही हैरान करने वाला होता है। हाँ, और वही बच्चा जब 30 साल का वयस्क बन जाता है तो उसे अपने काम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर या कोई नई तकनीक सीखने में पसीने छूट जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो उम्र के साथ हमारा दिमाग आखिर किस चीज का बलिदान दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। ये वाकई एक बहुत गहरी पहेली है। बचपन में हमारी सीखने की गति इतनी तीव्र होती है कि वो किसी जादू से कम नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल। और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो जाती है। नई चीजें सीखना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है। और हमारी आज की इस चर्चा का केंद्र यही रहस्य है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही असाधारण हैं। हाँ, मैंने भी उन्हें देखा है। मतलब वे 1980s के दशक की न्यूरोसाइंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च को लेकर आते हैं और उसे एक बेहद आधुनिक सैद्धांतिक ढांचे के साथ जोड़ते हैं, जिसे स्रोतों में 11D रियलिटी मॉडल कहा गया है। जी, 11D रियलिटी मॉडल। हमारा लक्ष्य यह समझना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी सीखने की क्षमता में जो भयानक गिरावट आती है, जिसे स्रोतों में डायमेंशनल कोलैप्स कहा गया है। हाँ, डायमेंशनल कोलैप्स, वो क्यों होती है और क्या हम मैनीफोल्ड बेस्ड लर्निंग के जरिए उस सुपर ह्यूमन सीखने की गति को दोबारा वापस पा सकते हैं? बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम सवाल है। मुझे ये सब देखकर एक उपमा याद आ रही है। कल्पना करें कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक बिल्कुल नए स्मार्टफोन की तरह है। अच्छा, जिसकी स्टोरेज और प्रोसेसिंग स्पीड ना अनलिमिटेड है। लेकिन क्या बड़े होने का मतलब सिर्फ अनचाहे बैकग्राउंड एप्स जैसे कि सामाजिक नियम, बंदिशें और तनाव इकट्ठा करना है? जो बैटरी चूस लेते हैं। हाँ, जो हमारे पूरे सिस्टम की बैटरी चूस लेते हैं और उसे धीमा कर देते हैं। ये स्मार्टफोन वाली उपमा स्थिति को बहुत स्पष्ट करती है। लेकिन इस सिस्टम के धीमे होने या डायमेंशनल कोलैप्स के समाधान तक पहुंचने से पहले ना, हमें उस खाली और तेज स्मार्टफोन वाली अवस्था को समझना होगा। मतलब बचपन की अवस्था को? हाँ, यानी 0 से 7 साल की उम्र तक दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है। 1980 के दशक में ब्रूस लिप्टन जैसे शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत काम किया था। ब्रूस लिप्टन, हाँ। उन्होंने पाया कि शुरुआती 7 वर्षों में बच्चों का दिमाग मुख्य रूप से थीटा वेव डोमिनेंस में रहता है। इसे उन्होंने हिप्नोगॉगिक अवस्था कहा था। हिप्नोगॉगिक अवस्था, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो अवस्था है जब हम आधी नींद और आधे जागरण के बीच होते हैं। ओहो, अच्छा। इस अवस्था में दिमाग में कोई तार्किक फिल्टर या कोई गार्ड नहीं होता। एकदम सही। कोई गार्ड नहीं होता। जानकारी सीधे अवचेतन मन में जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस उम्र में एक बच्चे के दिमाग में ना, एक वयस्क की तुलना में 2 गुने सिनेप्स होते हैं। 2 गुने सिनेप्स, मतलब हार्डवेयर पूरी तरह से ओवरड्राइव में। बिल्कुल। अब अगर हम इसे स्रोतों में दिए गए 11D रियलिटी मॉडल के नजरिए से देखें तो ये कहा जाता है कि इस उम्र में बच्चे का दिमाग एक हाई डायमेंशनल सुपरपोजिशन में होता है। रुकिए, ये हाई डायमेंशनल सुपरपोजिशन और 11D, ये बहुत भारी विज्ञान जैसा लग रहा है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे इस तरह से विजुअलाइज करें। कल्पना कीजिए कि वास्तविकता एक बहुत बड़े मुड़े हुए कागज या ओरिगामी की तरह है। ठीक है, ओरिगामी मतलब हम दुनिया को सिर्फ 3 या 4 आयामों में बहुत ही सीमित नजरिए से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बच्चे के लिए वो मैनिफोल्ड पूरी तरह से खुला हुआ होता है। खुला हुआ। हाँ, वो उस कागज के सभी 11 आयामों, सभी दिशाओं और संभावनाओं को एक साथ महसूस कर रहा होता है।
उसकी चेतना बिना किसी सामाजिक नियम के हर दिशा में जानकारी को प्रोसेस कर रही होती है। तो अगर 7 साल तक सब कुछ इतना असीमित और खुला हुआ होता है, वो कागज पूरी तरह से फैला हुआ होता है, तो फिर ये गिरावट या कोलैप्स शुरू क्यों होता है? वो कागज सिकोड़ने क्यों लगता है? ये सिकुड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया और सामाजिक दबाव दोनों का नतीजा है। प्राकृतिक स्तर पर 7 साल की उम्र के बाद दिमाग में सिनेप्टिक प्रूनिंग शुरू होती है। सिनेप्टिक प्रूनिंग? हाँ, ये यूज इट और लूज इट का नियम है। दिमाग देखता है कि जिन न्यूरल कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो उन्हें काटना शुरू कर देता है ताकि वो ऊर्जा बचा सके। हाँ, इस प्रूनिंग वाली बात से मुझे शहर के बुनियादी ढांचे का ख्याल आता है। वो कैसे? ऐसा लगता है जैसे कोई सिटी प्लानर एक बहुत बड़ा और तेज हाईवे बनाने के लिए ना शहर की सारी छोटी, घुमावदार और दिलचस्प सड़कों पर बुलडोजर चला रहा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपमा है। हाईवे पर गाड़ियां तेज तो चलेंगी, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमें नए विचारों, कला और रचनात्मकता के लिए उन छोटी और घुमावदार सड़कों की जरूरत जीवन भर रहती है? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, हमें उन घुमावदार रास्तों की सख्त जरूरत होती है, लेकिन समस्या सिर्फ बायोलॉजिकल प्रूनिंग नहीं है। तो असली समस्या क्या है? असली खलनायक हमारा सामाजिक ढांचा है। जैसे ही बच्चा 7 साल का होता है, हम उसे मानकीकृत स्कूली शिक्षा में डाल देते हैं। स्टैंडर्डाइज स्कूलिंग, हाँ। उसे रटने की आदत, एक ही सही उत्तर खोजने का दबाव और 9 से 5 के कठोर शेड्यूल में ढाल दिया जाता है। रिसर्च दिखाती है कि ये कृत्रिम नियम न हमारे प्राकृतिक बायोरिदम को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। मतलब हम खुद उस ओरिगेमी को एक छोटे से बॉक्स में जबरदस्ती ठूस रहे हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है ना कि इस भारी बाहरी दबाव के कारण दिमाग अपनी उस ग्रहणशील शांत थीटा वेव अवस्था से बाहर आ जाता है और लगातार एनालिटिकल बीटा वेव तनाव में चला जाता है। अच्छा, तो इससे ही कोलैप्स कहते हैं। हाँ, 11D मॉडल में इसी को डायमेंशनल कोलैप्स कहा गया है। दिमाग अपनी उन 11 दिशाओं की अनंत संभावनाओं को काट देता है और सिर्फ उन कुछ आयामों तक खुद को सीमित कर लेता है जो इस आधुनिक समाज में सर्वाइवल या नौकरी पाने के लिए जरूरी माने जाते हैं। ये तो मतलब काफी परेशान करने वाली तस्वीर है। हम बच्चों को एक पूर्व निर्धारित सांचे में फिट करने के लिए उनके दिमाग के उस जादुई हिस्से को नष्ट कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हाँ, ऐसा ही हो रहा है। तो अगर हमारी पारंपरिक मानकीकृत शिक्षा प्रणाली ही इस डायमेंशनल कोलैप्स का कारण है, तो समाधान क्या है? वो कौन सा तरीका है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाए और उनकी ये सुपर ह्यूमन क्षमता बची रहे? स्रोतों के अनुसार सबसे पहला कदम यह है कि हमें लीनियर इंस्ट्रक्शन यानी एक रेखीय शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा। लीनियर इंस्ट्रक्शन मतलब वही ब्लैक बोर्ड वाला तरीका? हाँ, जब हम एक बच्चे को क्लासरूम में बिठाकर ब्लैक बोर्ड से एक के बाद एक तथ्य रटाते हैं, जैसे पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर गणित, तो यह दिमाग में थॉट एंट्रोपी पैदा करता है। थॉट एंट्रोपी, इसे हम विचारों का कचरा या अव्यवस्था कह सकते हैं? ठीक ऐसा ही। जब जानकारी के टुकड़े बिना किसी मतलब या संदर्भ के दिमाग में फेंके जाते हैं, तो दिमाग को समझ नहीं आता कि इनका आपस में क्या संबंध है। वो इसे कचरा मानकर खारिज कर देता है। तो इसका विकल्प क्या है? इसकी जगह स्रोतों में मैनिफोल्ड बेस्ड लर्निंग की वकालत की गई है, जिसे एशकोर आर्किटेक्चर कहा जाता है। एशकोर आर्किटेक्चर? हाँ, इसके तहत विषयों को अलग-अलग सिलोज में नहीं बल्कि फंक्शनल क्लस्टर्स में पढ़ाया जाता है, जो सीधे 11D वास्तविकता से जुड़े होते हैं। ये जमीन पर कैसा दिखेगा? कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं आप? बिल्कुल। उदाहरण के लिए 5 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेसियो टेम्पोरल और मटीरियल क्लस्टर होता है। यहाँ बच्चों को कॉपी पर 2+2=4 रटागे के बजाय सिमेट्री और पैटर्न ग्रुप सिखाए जाते हैं। अच्छा, वो भी बिना किताबों के? एकदम। वे भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिका सैंड या एल्यूमिनियम। इन चीजों के साथ खेलते हुए बच्चों को थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम सिखाया जाता है। रुकिए, 5 साल के बच्चे को थर्मोडायनामिक्स? ये थोड़ा मजाक लग रहा है। सुनने में लगता है ना? हाँ, मतलब एक बच्चा जो रेत से महल बना रहा है, उसे ऊर्जा के जटिल नियम कैसे समझ आ सकते हैं? ये इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स को गणितीय समीकरणों के रूप में सोचते हैं, लेकिन बच्चे को समीकरण नहीं रटाए जा रहे हैं। तो फिर क्या सिखाया जा रहा है? जब वो बच्चा देखता है कि रेत का बना हुआ एक साफ सुथरा महल हवा से बिखर कर वापस सामान्य रेत में बदल जाता है, तो वो ऊर्जा के फैलाव
यानी एंट्रोपी को भौतिक रूप से महसूस कर रहा है। ओहो, मतलब वो देखकर सीख रहा है। हाँ, उसे ये समझ आ रहा है कि चीजें कैसे टूटती हैं और ऊर्जा कैसे बहती है। लक्ष्य ये है कि वे दुनिया को स्थिर वस्तुओं के रूप में देखने के बजाय ऊर्जा और इंफॉर्मेशन के प्रवाह के रूप में देखना सीखें। तो हम पारंपरिक विषयों जैसे इतिहास और गणित को अलग-अलग बेस्वाद गोलियों की तरह नहीं दे रहे हैं जिन्हें जबरदस्ती निगलना पड़ता है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये फंक्शनल क्लस्टर्स एक बेहतरीन स्मूदी की तरह हैं, जहां हर स्वाद स्वाभाविक रूप से मिलकर एक नया और बेहतर रूप ले लेता है। ये उपमा एकदम सटीक है। और जैसे जैसे वे 7 से 10 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं, वे कॉग्निटिव और इंफॉर्मेशन क्लस्टर में जाते हैं। यहाँ वे इंफॉर्मेशन थ्योरी और कोडिंग सीखते हैं। कोडिंग इतनी कम उम्र में? हाँ, लेकिन ध्यान दें, कोडिंग को एक कंप्यूटर विषय के रूप में नहीं, बल्कि लैंग्वेज ऑफ इंटेंट यानी इरादे की भाषा के रूप में पेश किया जाता है। स्रोतों में पायोडेड या जावास्क्रिप्ट जैसे ब्राउजर आधारित टूल्स का जिक्र है। इरादे की भाषा से आपका क्या मतलब है? ये सिर्फ कोड टाइप करने से कैसे अलग है? जब आप कोडिंग को एक विषय के रूप में रटते हैं तो आप बस सिंटैक्स याद कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इसे इरादे की भाषा मानते हैं तो बच्चा सोचता है कि मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पर ये चीज ऐसे घूमे। अच्छा, तो वो अपना विजन लागू कर रहा है। हाँ, और फिर वो उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए कोडिंग टूल का इस्तेमाल करता है। इससे उनमें ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस आती है। वे सीखते हैं कि उनका अपना दिमाग दुनिया को बदल सकता है। ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। जी, पूछिए। मान लीजिए हमने पाठ्यक्रम को क्लस्टर्स में बांट दिया और उसे एक स्मूदी बना दिया, लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा उस जानकारी को भूल न जाए? क्योंकि इंसान का दिमाग तो वैसे भी बहुत सी चीजें भूल जाता है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं पर स्रोतों में एक नई अवधारणा आती है जिसे मेथोडोक्रेसी कहा गया है। मेथोडोक्रेसी? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दिमाग किसी जानकारी को लंबी अवधि तक याद रखे, तो दिमाग को अंदर से ये महसूस होना चाहिए कि वो जानकारी सर्वाइवल क्रिटिकल है, यानी जीवित रहने या आगे बढ़ने के लिए वो नितांत आवश्यक है। सर्वाइवल क्रिटिकल? लेकिन एक सुरक्षित क्लासरूम में सर्वाइवल का एहसास कैसे लाया जा सकता है? मेथोडोक्रेसी में पारंपरिक शिक्षक की भूमिका, जो सिर्फ ज्ञान बांटता है, पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसकी जगह डायनामिक अथॉरिटी लाई जाती है। शिक्षक एक फैसिलिटेटर बन जाता है और छात्रों को रटने के लिए कोई पाठ नहीं दिया जाता। तो उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें मेथड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। मेथड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि एक थर्मल ग्रेडियंट बैटरी डिजाइन करो। बैटरी बनाने का प्रोजेक्ट? हाँ, अब इस बैटरी को बनाने के लिए उन्हें भौतिकी के नियम समझने होंगे, रसायनों की प्रतिक्रिया जाननी होगी। वे ये सब इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि कल उनका टेस्ट है। तो क्यों सीख रहे हैं? बल्कि इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उस बैटरी को काम करने लायक बनाने की वो एक यांत्रिक आवश्यकता है। इसके बिना बैटरी नहीं बनेगी। हाँ। अब वो जानकारी उनके लिए सर्वाइवल क्रिटिकल हो गई है। ओह, अब मैं समझा। ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह है। हाँ, एकदम से। जब आप कोई नया वीडियो गेम खेलते हैं तो आप भागना या छुपना किसी बोरिंग मैनुअल को पढ़कर नहीं सीखते। आप भागना इसलिए सीखते हैं क्योंकि पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा है और अगले लेवल पर जाने के लिए वो सर्वाइवल क्रिटिकल है। बिल्कुल, दिमाग इसी तरह काम करता है। इसका मतलब है कि 9 से 5 की नौकरी में हमारे दिमाग को एक्सेल शीट सीखना सर्वाइवल क्रिटिकल नहीं लगता, इसलिए वो उसे कचरा मान लेता है। क्या हम सदियों से शिक्षा को बिल्कुल उल्टे तरीके से चला रहे थे? 11D मॉडल के अनुसार बिल्कुल उल्टे तरीके से। और इस नए तरीके को जमीन पर लागू करने के लिए स्रोतों में 3 तकनीकी प्रोटोकॉल भी सुझाए गए हैं। पहला है नॉन लीनियर इंडेक्सिंग। नॉन लीनियर यानी सीधी लाइन में ना सीखना। हाँ, जानकारी एक तय टाइमलाइन या चैप्टर 1, चैप्टर 2 के रूप में नहीं दी जाती। ये एक वेब ऑफ नोड्स या एक जाल के रूप में होती है। बच्चे अपनी रुचि के आधार पर छलांग लगाते हैं। अच्छा, मतलब जहां उनका मन करे। हाँ, स्रोतों में इसे रिलेशनल ग्रेविटी कहा गया है। अगर कोई बच्चा संगीत से आकर्षित होता है तो वह संगीत के नोट से ध्वनि तरंगों के नोट पर जा सकता है और वहां से गणित पर। वे उस रास्ते पर चलते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है। ये बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन अगर कोई तय सिलेबस नहीं है तो उन्हें जांचा कैसे जाएगा? ग्रेडिंग कैसे होगी? यहीं पर दूसरा प्रोटोकॉल आता है जिसे लैग्रैंजियन फ्लो कहते हैं। इसमें अंतिम उत्तर के सही या गलत होने पर फोकस नहीं होता। तो फिर किस चीज पर फोकस होता है?
इसके बजाय समस्या को हल करने के लिए जो रास्ता चुना गया है उसकी दक्षता पर फीडबैक दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर दो बच्चों ने अलग-अलग तरीकों से बैटरी डिजाइन की तो दोनों सही हो सकते हैं। बस ये देखा जाएगा कि किसने ऊर्जा और समय कम लिया। बिल्कुल, बस देखा ये जाएगा कि किसका तरीका ऊर्जा और समय के मामले में ज्यादा कुशल है। और परीक्षाओं का क्या? क्या ये बच्चे कभी पारंपरिक परीक्षा देंगे? नहीं। तीसरा प्रोटोकॉल है सिस्टम इंटीग्रेशन चेक्स। पेन और पेपर वाली परीक्षाओं को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अरे वाह! तो फिर असेसमेंट कैसे होता है? इसके बजाय छात्र अपने बनाए गए प्रोजेक्ट को एक बड़े कम्युनिटी हब या वास्तविक दुनिया के सिस्टम के साथ सिंक करते हैं। वे देखते हैं कि उनके योगदान से पूरी व्यवस्था कितनी बेहतर हुई। मतलब उनका काम असल दुनिया में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? हाँ, विज्ञान की भाषा में वे देखते हैं कि उनके काम से सिस्टम की नेगेंट्रॉपी यानी सकारात्मक व्यवस्था कितनी बड़ी है। यहाँ तक तो हमने बच्चों की दुनिया की बात की जो बहुत ही भविष्यवादी और आशाजनक लगती है, लेकिन अब कमरे में मौजूद सबसे बड़े हाथी की बात करते हैं। वयस्कों के बारे में? हाँ, उन वयस्कों का क्या जिनका डायमेंशनल कोलैप्स पहले ही हो चुका है, जो सालों से बीटा वेव के तनाव, ट्रैफिक जाम और ऑफिस की राजनीति में फंसे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या एक 30 से 40 साल का इंसान अपने दिमाग की उस खोई हुई 11 डायमेंशनल सुपर स्पंज क्षमता को फिर से पा सकता है? ये शायद इन स्रोतों का सबसे शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला हिस्सा है। 11D फ्रेमवर्क साफ कहता है कि वयस्कों को अपने दिमाग को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट या एक सख्त सांचा मानना बंद करना होगा। मतलब हम अभी भी बदल सकते हैं? बिल्कुल। वयस्कों का दिमाग भी एक डायनामिक मैनिफोल्ड है, यानी वो मुड़ा हुआ कागज जिसे फिर से खोला जा सकता है। इसके लिए एक अवधारणा दी गई है जिसे मेटा कांस्टेंट या SC कहा जाता है। ये मेटा कांस्टेंट क्या है? कोई दिमागी हिस्सा है या कोई थ्योरी? इसे आप अपना नॉर्थ स्टार या आंतरिक ध्रुव तारा समझ सकते हैं। ये आपकी अपनी चेतना है, वो ऑब्जर्वर जो इस बात का ध्यान रखता है कि बाहरी दुनिया का शोर आपके इरादे को ना कुचले। अच्छा, तो ये एक तरह का फोकस है। हाँ, ये इस 11D मैट्रिक्स को स्थिर रखता है। जब एक वयस्क अपने इस मेटा कांस्टेंट को पहचान लेता है तो वो अपने डायमेंशनल कोलैप्स को उल्टाने के लिए 4 व्यवहारिक कदम उठा सकता है। तो एक थका हुआ वयस्क उन पुराने रास्तों को कैसे खोलेगा? पहला कदम क्या है? पहला कदम है डाइवर्जेंट थिंकिंग का अभ्यास करना। हमारी स्कूलिंग ने हमें हर समस्या का सिर्फ एक सही उत्तर खोजना सिखाया है। हाँ, वो तो है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है जानबूझकर एक ही समस्या के कई अजीबोगरीब और संभावित समाधान खोजना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग सामाजिक नियमों के ओवरफिटिंग से बाहर आने लगता है। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है जैसे काम पर जाने के लिए रोज एक ही रास्ता लेने के बजाय कोई नया रास्ता खोजना? बिल्कुल। ये किसी प्रोजेक्ट में जानबूझकर कोई अलग अप्रोच ट्राई करना। एकदम सही। और दूसरा कदम दिमागी तरंगों से जुड़ा है। वापस थीटा स्टेट में जाना। वयस्क लगातार बीटा वेव के तनाव में रहते हैं। इसे तोड़ने के लिए डीप मेडिटेशन, कला बनाने या कोडिंग के फ्लो स्टेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लो स्टेट मतलब जब हम काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। हाँ, जब आप फ्लो में होते तो समय का पता नहीं चलता है ना। स्रोतों में हिप्नोगॉगिक मैपिंग का भी जिक्र है। ये सभी तरीके दिमागी तरंगों को वापस थीटा रेंज में लाते हैं, जहां दिमाग के बंद दरवाजे फिर से खुलने लगते हैं। और तीसरा कदम? क्या वयस्कों को भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करना चाहिए? हाँ, तीसरा कदम है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। वयस्कों को कोई नई चीज जैसे नई भाषा या सॉफ्टवेयर बिना किसी मकसद के नहीं सीखनी चाहिए। इसे किसी इरादे या प्रोजेक्ट से जोड़ें। मतलब बिना लक्ष्य के कुछ ना सीखें। बिल्कुल। अगर आप स्पेनिश सिर्फ शौक के लिए सीख रहे हैं तो आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको स्पेन में कोई बिजनेस डील क्रैक करनी है तो वो आपके लिए सर्वाइवल क्रिटिकल हो जाता है और आपका दिमाग उसे बच्चों की तरह तेजी से सीख लेगा। बहुत सही। और चौथा कदम क्या है? चौथा कदम सबसे अनोखा है। इसे डायमेंशनल क्रॉस ट्रेनिंग कहा गया है। इसका मतलब है अपने दिमाग के अलग अलग आयामों को एक साथ सक्रिय करना। वो कैसे किया जाता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बहुत ही अमूर्त काम करते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ना या कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना। स्रोतों का सुझाव है कि इसे शारीरिक हरकतों के साथ जोड़ें, जैसे कि ताई ची करना या मिट्टी के बर्तन बनाना या गिटार बजाना। अच्छा, कॉग्निटिव को फिजिकल के साथ जोड़ना। हाँ, जब आप कॉग्निटिव क्लस्टर को फिजिकल क्लस्टर के साथ जोड़ते हैं
तो जानकारी दिमाग के किसी एक हिस्से में फंसती नहीं है, बल्कि पूरे 11D ढांचे में निर्बाध रूप से बहती है। मुझे यहाँ थोड़ी चुनौती देनी होगी। जी बिल्कुल। मान लेते हैं कि मानकीकृत शिक्षा एक असेंबली लाइन है और ये डायमेंशनल क्रॉस ट्रेनिंग किसी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जिम की तरह है, जहां आप शरीर और दिमाग दोनों को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, अच्छा उदाहरण है। लेकिन क्या वास्तव में एक वयस्क के लिए अपने पूरी तरह से विकसित हो चुके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से बाईपास करना मुमकिन है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है। मतलब वो हमारे दिमाग का सबसे सख्त फिल्टर है ना? या हम सिर्फ ताई ची और मेडिटेशन करके उस 5 साल के बच्चे के जादू की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, एक वयस्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत मजबूत होता है और हम शायद शाब्दिक रूप से वापस 5 साल का बच्चा न बन पाएं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान हमें बताता है कि क्रॉस ट्रेनिंग सिर्फ एक नकल नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह उन न्यूरल रास्तों पर दोबारा ट्रैफिक शुरू करने का एक सिद्ध वैज्ञानिक तरीका है, जो प्रूनिंग के दौरान बंद हो गए थे। आप अपने अनुभवों को नहीं मिटा रहे हैं, आप केवल अपनी चेतना के उस मुड़े हुए कागज को दोबारा खोलना सीख रहे हैं। अच्छा, मतलब पुराने बंद पड़े रास्तों को फिर से एक्टिवेट करना। बिल्कुल। जब आप थॉट एंट्रोपी को रोकते हैं तो दिमाग में एक नई सकारात्मक व्यवस्था यानी निगेंट्रोपी अपने आप जन्म लेती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग जन्म के समय 11 आयामों का एक शानदार सुपर स्पंज होता है, लेकिन हमारी सामाजिक प्रणालियां, रटने वाली शिक्षा और दिनचर्या का तनाल इसे सिकोड़कर एक बीटा वेव मशीन में बदल देते हैं। और राहत की बात यह है कि शीक और आर्किटेक्चर मेथडोनिक्रेसी और ताइची जैसी क्रॉस ट्रेनिंग तकनीकों के जरिए हम अपनी उस अद्भुत और लचीली सीखने की गति को फिर से जागृत कर सकते हैं। ये कोई स्थायी नुकसान नहीं है। तो श्रोताओं के लिए इस सब का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि अपने आप को जानकारी के बोझ या इन्फो ओवरलोड से दबने ना दें। सिर्फ जानकारी को रटने या जमा करने पर फोकस करने के बजाय अपने सीखने के इरादे पर ध्यान दें। बिल्कुल। और ये समझें कि चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। हाँ, उनके बीच की रिलेशनल ग्रेविटी को महसूस करें। अपने दिमाग को किसी कठोर बक्से की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह लचीला बनाए रखें। बहुत खूब कहा आपने। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने शुरुआत में कहा था कि समाज हमारे दिमाग के इस बेहतरीन स्मार्टफोन में अनचाहे ऐप्स भर देता है, जिससे इसकी असीमित क्षमता कोलैप्स हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर हमारे समाज के ढांचे जैसे ये 9 से 5 की नौकरी की चक्की और एक जैसी बेजान परीक्षाएं हमारी इस जादुई शक्ति को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो दुनिया कैसी दिखेगी जिसे उन वयस्कों ने बनाया हो जिन्होंने कभी अपना वो 11 डायमेंशनल सुपर ह्यूमन सीखने का तरीका खोया ही ना हो? ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्या अब तब हमारे शहर, हमारे काम करने के तरीके और हमारी पूरी सभ्यता ऐसी ही उबाऊ होती, या कुछ और ही चमत्कार देखने को मिलता? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम आपके ख्यालों के लिए छोड़ रहे हैं। इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।